सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आदत से मजबूर गद्दारी पर फिर से उतर आया पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस नई सरकार ने, शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तानियों को ऐसा धोखा दिया है जो शायद कभी वो भूल ना पाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को आखिरकार अपने 2 एयरबेस सौंप दिए हैं। कहा जा रहा है कि एक एयरबेस अफगानिस्तान के करीब है जो कि तालिबान के खिलाफ दिया है अमेरिका को, और एक एयरबेस ईरान के करीब है जो कि ईरान के खिलाफ दिया है अमेरिका को। दोस्तों, जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये पहले से ही भरोसेमंद नहीं थी और ये अमेरिका की गुलाम पहले से ही थी। चुपके से बिना किसी को बताए पाकिस्तान के 2 एयरबेस को अमेरिका को सौंप देना ये सबसे बड़ी गद्दारी है। पीटीआई के नेता ऑन एयर, जी हाँ, पाकिस्तान के चैनल पर बैठकर बोल चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ा विवाद हो चुका है। कॉपीराइट के मसले की वजह से ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन पीटीआई ने पब्लिक में भरी सभा में लोगों के बीच जाकर भी इसकी जानकारी दी है। सुनिए। मजे की बात ये बताऊं, जहां तक हमें इतलात है, पाकिस्तान ने 2 अड्डे जो हैं वो बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के नजदीक जो हैं अमरीकियों को दिए हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो सर, हुकूमत ने तो बहुत दावे किए थे कि आवाम को रिलीफ फराहम करेगी, तो अभी तक आप क्या रिलीफ के लिए ये आए हैं? अब तो ये समझ आ रही है 17 MNAs के साथ ये वज़ीर-ए-आज़म बन सकता था। ये रिलीफ के लिए तो डाकू है, डाका डाला है हमारे मैंडेट। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के खुद के अंदर सुकून नाम की चीज नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले होंगे क्योंकि तालिबान ने ऑर्डर दिए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अब खेल शुरू कर दो, तो पाकिस्तान के कुछ लोग थे कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, बकवास कर रहे हो, बकैती मार रहे हो। लेकिन मेरे दोस्तों, वो दिन और आज का दिन है। पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं। अब आतंकवादियों के निशाने पर चीन नहीं, जापानी लोग हैं। 5 जापानी इंजीनियर्स को गाड़ी लेकर जा रही थी पाकिस्तान की एक जगह से दूसरी जगह, और पाकिस्तान की पुलिस भी सिक्योरिटी में उनके साथ तैनात थी। एक सुसाइड अटैकर आया, उसने सुसाइड अटैक किया जिसमें पाकिस्तान का एक पुलिस वाला बुरी तरह से घायल हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हुई। कई घायल हैं, और गनीमत यह रही कि वो 5 के 5 जापानीज बच गए हैं। लेकिन वहां पर जो विदेशी इंजीनियर या विदेशी कर्मचारी हैं या विदेशी जो काम करने वाले हैं, उनके लिए खतरा बढ़ गया है। उधर पाकिस्तान का एक सपना और टूट गया है। जहां पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने चीन के साथ 4 पनडुब्बियों की डील की थी। इस डील के मुताबिक 2023 के अंत तक और 24 की शुरुआत तक पाकिस्तान को 4 पनडुब्बियां बनाकर चीन देने वाला था। लेकिन आपको बता दूं कि चाइना ने बिना कुछ कहे इस डील को रद्द कर दिया है। जी हां, अब कोई पनडुब्बी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी और पाकिस्तान का पनडुब्बी वाला सपना टूट गया है। लेकिन यहां हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुर्की पूरी तरह से अभी भी पाकिस्तान के साथ है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें मौजूद हैं। पाकिस्तान पहुंचे हैं तुर्की के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी हाँ, दोनों देशों ने आपस में सिक्योरिटी को लेकर, हथियारों को लेकर बात की है। याद दिलाना चाहूंगा कि तुर्की भारी मात्रा में पाकिस्तान को हथियार देता है और इस वक्त तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन, मिसाइलें, सभी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। उधर नाजरीन, आपको बताना चाहूंगा कि भारत की डील सीधा हुई है अमेरिका से, और आपको बता दूं कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारत के साथ ये जो डील हुई है हमारी, ये ऐतिहासिक है। जानकारी ये है कि अमेरिका और भारत मिलकर फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे, वो भी भारत के अंदर, जिससे भारत को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। मालदीव का वो राष्ट्रपति जिसका नाम मोहम्मद मोइज़ू है, इनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लग चुके हैं कि इन्होंने धोखाधड़ी, फरेब अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ किया है। अब मेरे दोस्तों, जो भारत के खिलाफ बहुत उछल रहा था, वही नेता, वही राष्ट्रपति बुरी तरह से अब फंस सकता है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले साल
जब भारत और मालदीव के बीच टकराव बढ़ा तो भारत ने टूरिज्म को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया, भारतीय लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। फिर भी विवाद के दौरान 50,000 लगभग पहुंचे थे पिछले साल, विवाद से पहले समझ लीजिए। लेकिन अब विवाद के बाद जनवरी से अब तक 34,000 भारतीय मालदीव गए हैं। मेरा यह मानना है कि ये आंकड़े फिर भी कम नहीं है, कहाँ 50,000 कहाँ 34,000, तो ये फिर भी कम नहीं है। होना ये चाहिए था कि 5,000 सिर्फ जाते, या कोई जाता ही नहीं। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा। भारत में चुनाव प्रक्रिया चालू है, हर जगह तनाव है, मुसलमानों के साथ दोगला और बदतमीजी वाला रवैया पुलिस अपना रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है, लोकतंत्र मिट चुका है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद एक बात क्लियर है, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि ईवीएम मोदी के हिसाब से काम करती है, पूरे देश का पैसा मोदी के पास है। बहरहाल हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि चुनाव भारत में हो रहा है, लेकिन कनाडा नोटिस जारी कर रहा है। कनाडा ने सावधानी बरतने के लिए कहा है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया की वजह से तनाव भारत में फैल सकता है और जगह जगह प्रदर्शन भी हो सकते हैं। उधर भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किसी देश को एक्सपोर्ट की है। इस देश का नाम है फिलीपींस, जो चीन का कट्टर दुश्मन है। 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यह डील है और भारत ने रूस के साथ मिलकर यह ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, जिसे अब सौंप दिया है फिलीपींस को और फिलीपींस इसे साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ तैनात करेगा। इससे चाइना बुरी तरह से डायरेक्ट भारत से चिढ़ सकता है। उधर भारत की शक्ति और बढ़ गई है। भारत ने अमेरिका की टक्कर पर बनाई गई एक मिसाइल लॉन्च कर दी है, तस्वीर आपके सामने, और यह सफलतापूर्वक कामयाब हुई है। दोस्तों, इसकी रेंज बताई जा रही है 1000 किलोमीटर है। निर्भय क्रूज मिसाइल है, जो कि अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल के बिल्कुल टक्कर की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह परमाणु भी ले जाने में सक्षम है। ट्विटर यानी जो एक्स है, उसके मालिक एलन मस्क, स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क और टेस्ला के मालिक एलन मस्क आने वाले हैं। यहाँ ये तीनों कंपनियां, चारों कंपनियां एक ही व्यक्ति की है, नाम है एलन मस्क, और एलन मस्क भारत आने वाले हैं स्टारलिंक सैटेलाइट की डील के लिए और टेस्ला डील के लिए। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं, मोदी जी इनको लपक लेंगे ट्विटर के लिए। अरे तुम तो मेरा भाई हो, आओ आओ आओ, अरे भाड़ में जा टेस्ला, वो बात की बात है, अरे भाड़ में जा सैटेलाइट, हमें सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद का अखंड भारत का मैप मौजूद है। अरे हमको तो यह बताओ एक्स का क्या करना है, हमारे खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनका टेटवा करना। ऐसा भारत का लोकतंत्र है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो चुका है। लोकतंत्र के जिस्म पे अब कोई कपड़ा नहीं है और ये बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, ये बीजेपी, ये मोदी सरकार है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में ये फजाइल बयान किए जा रहे हैं, अरे पापा ने जंग रोक दी, पापा ने जंग रोक दी थी, पापा ने जंग रोक दी, यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा दी थी। मेरे दोस्तों, वो बंदा पिछले 1.5 साल से 1 साल से पता नहीं कितना समय निकल चुका है, भाई साहब मणिपुर का फसाद नहीं रुकवा पा रहा है। मणिपुर कोई जापान में थोड़ी ना है। मोदी जी, आपको क्या लगता है मणिपुर में मतलब जो हो रहा है वो जर्मनी के बच्चे कर रहे हैं, ईरान कर रहा है, हमास कर रहा है, कौन कर रहा है? दोस्तों, जिस व्यक्ति ने, ये सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी, वो यहां अपने लोगों के बीच फसाद नहीं रुकवा पाया। यह मामला एक बार फिर से बर्तानिया की संसद में गर्म हो गया। बर्तानिया ने आधिकारिक तौर पर कहा है और मोदी सरकार को जलील करते हुए कहा है कि एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन वहां पर अशांति है, आतंक है, दंगा है, फसाद है, कत्लेआम है, बलात्कार है, सब कुछ है। और वहां जो मामले चल रहे हैं वो धार्मिक मामले हैं। मोदी सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही है, लेकिन वहां मैतेई और दूसरा समुदाय जो है वो भी हिंदू समुदाय है, दोनों समुदाय का मामला बताया गया है कि आपसी टकराव है। और हमने भारत से कई बार कहा है कि ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उधर भैया चाइना
को सबसे ज्यादा तेल देने वाला इस वक्त बन चुका है ईरान। ईरान ने पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल किसी को बेचा है तो वो चीन है। मेरे दोस्तों, भारतीय अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चैलानी ने मोदी सरकार का मुंह काला किया है। कहा है कि अमेरिका के आगे मोदी सरकार दब गई और उसने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, जबकि ईरान का तेल सबसे सस्ता है। चाइना इससे रोज फायदा उठा रहा है। ईरान के हर दिन निर्यात किए जा रहे 16 लाख बैरल तेल का लगभग पूरा हिस्सा चीन को जा रहा है। इससे ईरान को हर साल 35 से 45 अरब डॉलर की कमाई हो रही है। भारत ने दब्बूपन दिखाते हुए ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को मान लिया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला तेल है। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, लेकिन उस पर कोई भी उसका नुकसान नहीं हुआ, न चीन पर पाबंदी लगी। सीधा अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ भारत को हुआ। लेकिन दोस्तों, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आएगा तो मोदी ही, और मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया है, हिंदुओं से मुसलमानों को पिटवा रहे हैं। रामनवमी पे हिंदू खुलकर मस्जिद के आगे जाके नाच सकते हैं, बस इसीलिए तो वोट देना है मोदी जी को। वहीं अजरबैजान आर्मीनिया के बीच टकराव की स्थिति थी। एक बार फिर से जंग का माहौल बन रहा था। ये लपरझट्टा जो आर्मीनिया है एक बार फिर से घोड़ा बन गया है और हार मान रहा है। एक बार फिर से अजरबैजान को आर्मीनिया ने बोल दिया है कि कई गांवों को हम आपको बाबूजी सौंपने को तैयार हैं। आर्मीनिया एक बार फिर से बिना लड़े हार मान रहा है। थाईलैंड की एक कंपनी ने अमेरिका के प्रतिबंधों पर थूकते हुए ईरान के साथ जो है प्लास्टिक की डील कर ली थी, जिसके बाद बुरी तरह से अमेरिका भड़क गया और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में थाईलैंड को घसीट लिया। अब $20 मिलियन हर्जाना अमेरिका को थाईलैंड भरने वाला है। म्यांमार की पूर्व राष्ट्रपति आंग सान सू, जी हां, उनको म्यांमार की सेना ने जेल से बाहर निकाल लिया है और हाउस अरेस्ट पर रख दिया है। सेना का कहना यह है कि जेल के अंदर गर्मी ज्यादा थी, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, इस वजह से हमने उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा है। अब आंग सान सू के जो सुपुत्र हैं, बेटे हैं, उनका कहना यह है कि मेरी मां का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह किया जा सकता है। हजरात, नासा के हेड ने कहा है कि अंतरिक्ष में चाइना अपने हथियारों को छुपा रहा है कि वो हमारी नजर में ना आए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ हम आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और चाइना अपनी मिलिट्री बेस अंतरिक्ष में बना के बैठा है। लोकल लो बात। उधर चाइना इतना खतरनाक कदम उठा रहा है कि हम सोच नहीं सकते। चाइना ने बिल्कुल बीजेपी की आईटी सेल से 1 करोड़ गुना ज्यादा खतरनाक अपनी एक सेना बना ली है। इंफॉर्मेशन वॉर यानी इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स, यानी जो हैकिंग वॉर होता है, किसी देश की इंफॉर्मेशन लेना और हैक करना, मिलिट्री से ज़्यादा ये खतरनाक होती है और ये सेना चीन ने बनाकर तैनात कर ली है। अमेरिका के FBI हेड ने कहा है कि चाइना के हैकर्स अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि रशिया जो नॉर्थ कोरिया के साथ हथियारों की डील कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उधर मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पर एक बड़ा इल्जाम लगा है कि नॉर्थ कोरिया चीन से कैमरा टेक्नोलॉजी लेकर अपने नागरिकों पर 24-24 घंटे नजर रख रहा है। उधर मेरे दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया की बात आई है तो समझ लीजिए कि नॉर्थ कोरिया कितना खतरनाक कदम उठा रहा है। पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने की कोशिश में किम जोंग उन तानाशाह है। बताना चाहूंगा एक ऐसी खबर जिसके बाद आप कोरोना को भूल जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा वायरस बना रहा है ये नॉर्थ कोरिया की जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। मेरे दोस्तों, वायरस, बैक्टीरिया और जहरीली कलम, जहरीला पेन उत्तर कोरिया के जैविक हथियारों से पूरी दुनिया दहशत में आ गई और अमेरिका पूरी तरह से परेशान हो गया है। यानी परमाणु से ज्यादा खतरनाक हथियार वो बना चुका है। वायरस फैलाने वाला पेन, जैविक हथियार, हवा से फैलने वाला बैक्टीरिया और न जाने किस किस तरह के खतरनाक
बैक्टीरिया ये बना चुका है, जैविक हथियार, केमिकल वेपन बना चुका है और ये तैयार हैं, उसके पास बने हुए हैं और उनका कब वो इस्तेमाल करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है जिसके बाद पूरी दुनिया सहम गई है। मेरे दोस्तों अब आगे सुन लीजिए, यूएई ने क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश करी। वो कुदरत से आगे चलने की कोशिश कर रहा था। रेगिस्तान वाला पूरा ये मुल्क है, आप जानते हैं। आपको बता दूं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा तरीका होता है कि हवाई जहाज से, छोटे जहाज से आसमान में ले आकर धमाके किए जाते हैं छोटे छोटे, और थोड़ा पानी फेंका जाता है। तो इससे कुछ चीज़ें होती हैं, वो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बारिश होने लगती है, बादल इकट्ठे हो जाते हैं, बारिश हो जाती है। तो यूएई ये सोच रहा था कि क्लाउड सीडिंग के जरिए हम बारिश करवा दें थोड़ी सी, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था यूएई का। और यूएई जैसे देश जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो अल्लाह हो गए। अब भाई उसने, ये कहा जा रहा है, ये पक्की रिपोर्ट नहीं है कि ऐसा किया है, इस वजह से बाढ़ आई है। अब बाढ़ की तस्वीरें देखने के बाद बहुत ज़्यादा दहशत पूरी दुनिया में फैल गई है, खासकर अरब देशों में। यूएई में 4 लोग मारे गए हैं, लाख बेघर हैं और पूरी तरह से बड़ी तबाही यूएई यानी दुबई में है। बहुत बुरा हाल है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब है। जहां कभी बारिश नहीं होती थी, सोचिए रेगिस्तान में बारिश कयामत की निशानी। और यूएई वही देश है जिसने इजराइल का हमेशा खुलकर साथ दिया है। अब यूएई के वो मंजर देख लीजिए। अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों इसी तरह से ओमान के अंदर भी खतरनाक बाढ़ की वजह से, इसी जो अरब में बाढ़ आई है, इसी बाढ़ की वजह से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इस बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टोटल मिलाकर 135 लोगों की मौत हो चुकी है इस बाढ़ से। उधर यूक्रेन ने बड़ा कांड कर दिया है भाई साहब। रशिया की बची कुची नाक कट गई है। रशिया ने अपना Tu-22 सबसे खतरनाक परमाणु बम्बर उड़ाया और यूक्रेन की हवा की तरफ, यूक्रेन के एयर स्पेस की तरफ गया। यूक्रेन ने रूस का परमाणु बम्बर ही मारकर गिरा दिया। देखिए मेरे दोस्तों बची कुछ नाक, इज्जत सब गई, सब लुट गया भाई साहब। क्या, अरे परमाणु बॉम्बर मार कर गिरा दिया भाई साहब, अब कुछ रह गया क्या? इसके बाद यूक्रेन ने रशिया को जलील करने के लिए वो वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें उसने बताया, दिखाया कि किस तरह से उसके सैनिकों ने परमाणु बॉम्बर मार गिराया। देखिए मेरे दोस्तों यूक्रेन ने बिल्कुल पानी पानी कर दिया भाई साहब रशिया को। रशिया के S-400 को, तस्वीर देखिए, रशिया के S-400 को भी तबाह कर दिया और उसके कई सारे मिलिट्री बेस को भी उड़ा दिया। उधर मेरे दोस्तों रशिया भी पलटवार तो करेगा। तो यूक्रेन के दिनिप्रो के इलाके में रूस ने हमला किया जिसमें 2 यूक्रेनी और कई बुरी तरह से घायल हुए हैं। 2 मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं।
भैया रशिया बड़े नुकसान में है, बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, इससे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन वर्ल्ड बैंक IMF ने कहा है कि रशिया की जो GDP है सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं रशिया की मिलिट्री अजरबैजान के काराबाग के इलाके से वापस निकलती हुई नजर आ रही है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया अपने 50,000 सैनिकों को खो चुका है। 50,000 सैनिक रूस के मारे गए हैं। पोलैंड की मिलिट्री ने एक पोलैंड के ही नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसका मकसद था यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कत्ल करना। अमेरिकी CIA के डायरेक्टर ने कहा है कि अगर यूक्रेन को मदद नहीं दी गई तो यूक्रेन इस साल के अंत तक ये जंग हार जाएगा। उधर खबर यह है कि रशिया हथियारों के प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। मेरे दोस्तों, जर्मनी ने 2 जर्मन लोगों को ही गिरफ्तार किया है जो अमेरिकी बेस पर जाकर बड़ी तबाही मचाने वाले थे। मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद।